अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है और दुनिया के अंदर अगर कोई भी शख्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहता है तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ और मैं लिख के ये बात दे सकता हूँ कि अगर वो शख्स रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं जानता तो वो कभी भी दुनिया में इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ही नहीं सकता। ठीक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग जो मुझे शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं उन लोगों को मैं बता दूं ये वीडियो इतनी 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि 99.99% इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो पूरी और सही तरीके से नहीं देखी तो मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ, आप कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। ठीक है, कभी भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अंदाज़ा आप लगा लें कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, किस तरीके से आप रिस्क को मैनेज करते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, अब किस तरीके से मनी जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज की वीडियो में होने वाली हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे दूँ। माय नेम इज़ उमैर और मैं प्रोफेशनली फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ। क्योंकि मैंने फाइनेंशियल चीज़ें सीखना शुरू की, उसकी वजह ये बनी कि जब आप एक ख़ास लेवल ऑफ एजुकेशन अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपके हालात बदलना रुक गए हैं। तो फिर आप समझना शुरू करते हैं कि वाई, क्यों मैं जब मेहनत इतनी कर रहा हूँ तो मुझे फल उतना नहीं मिल रहा। तो फिर आपको समझ में आता है कि दुनिया में एक फाइनेंशियल सिस्टम राइज है जिसे रिग कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो अब अगर आप खुद को इस पायरामिड की स्कीम के अंदर खुद को एक लेवल तक मेंटेन करना चाहते हैं और अपने से ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं। वो उस चीज़ को मैं सीखने और समझने के रास्ते पे चल पड़ा और जितने मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो मैं इस चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। इस तरीके से इस चैनल की बर्थ हुई फाइनेंशियल जो है वो डॉक्टर फाइनेंस की। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो चैनल का सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन चीज़ हो सकती है उस पूरी मतलब कायनात में आपके लिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, खैर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अपडेट नहीं कर पाता हर चीज़ चैनल के ऊपर वीडियो डाल के, क्योंकि बिजी लाइफ होती है। तो मैं अमूमन व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो वो चैनल्स होंगे नीचे मेंशन। ठीक है, तो वो काइंडली जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो एक छोटा सा चार्ट नज़र आ रहा है ना, ये पूरी की पूरी कुल कायनात है इन्वेस्टमेंट की। आपने दुनिया में कहीं भी किसी भी हिस्से में कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो आपको ये चार्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया में ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ रिस्क फ्री नहीं होती और दुनिया में फ्री मनी नहीं होता। ठीक है ना, दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फ्री मनी का, आपको कुछ ना कुछ दुनिया में करना पड़ता है। कुछ लोग अपना वक़्त बेचते हैं और उसके बदले में महीने के एंड पे उनको पैसे मिलते हैं जो कि सैलरी कहलाती है। कुछ लोग अपनी जो है वो आबाओ अजदाद की कमाई खाते हैं, उनके वालदेन ने, उनके दादाओं ने, किसी ने एक अच्छी अमाउंट ऑफ वैल्यू जनरेशन कर दी और एक ऐसा सिस्टम बना के उन्हें दे दिया जो कंटिन्यूसली वैल्यू जनरेट करता है। इस तरीके से वो अमीर रहते हैं। ठीक है, बहुत से आपके सामने जो है वो क्या कहते हैं उनको फाइनेंशियल एम्पायर्स नज़र आ जाएंगे, लकी ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, टाटा अंबानी, फलाना ढमकाना। ठीक है, तो पॉइंट इज वो लोग सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा होते हैं। ठीक है, लेकिन जो शख्स नहीं है जिसको मेहनत करके इस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर गुजारा करना है, ठीक है, क्योंकि आजकल का मिसाल ऐसी है कि अगर आप पैदा होते हैं ना और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप समझें ट्रेडमिल के ऊपर मौजूद है। अब वो ट्रेडमिल कंस्टेंटली इन्फ्लेशन की वजह से आपके को पीछे धक्का दे रही है। आपने खुद को इन्फ्लेशन से दूर तेज़ रखना है, आपने ट्रेडमिल पे इतना तेज़ भागना है कि आप एटलीस्ट एक जगह पे ठहरें और आपने उससे तेज़ भागना है ताकि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रो करे। ठीक है ना, अब आपने कैसे ग्रो करनी है, आपके पास जो पैसे आ गए हैं आपने उसको कैसे सेव करना है, आपको कैसे एलोकेट करना है, क्योंकि दुनिया में रिस्क फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो कुछ आपने पैसे ऐसी जगहों पे रखने हैं जहाँ पे रिस्क समझें कि हाई रिस्क मौजूद है। मिसाल के तौर पे जहाँ पे अगर आपने $100 डाले तो हो सकता है कोई मसला मसाइल हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो आपकी जो वैल्यू है उसमें से 10% या 30% तक आपको लॉस हो जाए। ठीक है, तो जब याद रखिएगा दुनिया में एक प्रिंसिपल होता है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ये दुनिया का एक समझें कि मतलब अनरिटन प्रिंसिपल है। ठीक है, तो जब हाई इन्वेस्टमेंट आप रिस्क करेंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी आएगा। लेकिन पॉइंट इज़ कि हर इंसान हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी ऐसी होंगी जो आप ऐसी जगह रखेंगे जिनमें अगर आपको खुदा ना खास्ता लॉस हो तो 5 से 10% से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होंगी जिसमें आपको 1 से 5% के दौरान होगा।
ठीक है। अब इसकी कुछ मिसालें मैं आपको दे दूंगा आगे चल के, लेकिन द पॉइंट इज़, और इसके अलावा एक आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि लाइफ के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी है, आप सोच भी नहीं सकते। आज की वीडियो के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। दुनिया में ये आपको मैंने समझा दिया कि अगर मैंने 100 रुपये एक ऐसी जगह रखे हैं जो कि मुझे महीने का 40 रुपये कमा के देते हैं, ठीक है, तो मेरे उसी हिसाब से रिस्क भी है कि वो पैसे डूब सकते हैं। लेकिन कितने डूबेंगे? 10 से 30%। फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिया, क्रैश आ गया, 30% मार्केट डूब गई, कोई मसला नहीं, ठीक है। मेरे सारे पैसे वहाँ नहीं है, कुछ पैसे मेरे ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे 5 से 10% से ज़्यादा की गिरावट नहीं आएगी, कुछ पैसे जहाँ पे 1 से 5 से ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कि मेरे लाइफ इंश्योरेंस में जो कि 40 साल तक या 30 साल तक या 20 साल तक मुझे मिलेंगे ही नहीं, वो मेरे बुढ़ापे में मुझे मिलेंगे। और ये होगा कम से कम कि मैंने ज़िंदगी में जो भी मेहनत की, कुछ किया, मेरे पास एक मुझे पता है कि एट दी एंड मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि मैं किसी के ऊपर अपने मतलब बच्चों पे किसी पे रिलायबल नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे और आप आसपास भी अपने देखेंगे जो साउथ एशिया के अंदर माहौल है, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और वही आपकी जो है रिटायरमेंट है। बच्चों की तरफ बैठ के देखते रहो कि यार वो पैसे देंगे तो हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अपना रिटायरमेंट बैकअप होना चाहिए, ठीक है। किसी बच्चे के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर आपको रिलाय नहीं करना है, ठीक है। अगर आप करेंगे तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब समझ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई कि सारी इन्वेस्टमेंट एक जैसे नहीं होती, किसी में ज़्यादा रिस्क होगा, किसी में कम होगा। जिसमें ज़्यादा रिस्क होगा उसमें रिवार्ड भी ज़्यादा मिलेगा, जिसमें कम रिस्क होगा उसमें रिवार्ड भी कम मिलेगा। अब ये एलोकेशन आप कैसे करेंगे ये भी बताता हूँ। और दूसरा एक और चीज़ ज़िंदगी में ज़रूर समझें कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 5 लाख रुपए एक ऐसी जगह पे लगा दिए, मिसाल के तौर पे आपने 2 लाख रुपए के क्रिप्टो के बिटकॉइन लेके रखे हुए थे, 5 साल में वो चले गए 25 लाख पे, तो आपने फ़ौरन उस पैसे को स्लोली मीडियम रेंज में मूव करना है, आपने उसे स्टॉक में डाल देना है, फिर वहाँ से जो पैसे आते रहेंगे उसे गोल्ड में डालते जाना है। इस तरह आपने जो पैसे का फ्लो है वो हाई रिस्क से मीडियम रिस्क में ट्रांसफ़र करते जाना है और मीडियम रिस्क से लो रिस्क में ट्रांसफ़र करते जाना है, ठीक है। यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि आपने पैसे को फ्लो कराते रहना है नीचे की तरफ, और दूसरा ये कि जो इस पूरे पिरामिड में या पूरी जो बिल्डिंग है आपको नज़र आ रही है, इसका बेस आपको इंश्योरेंस नज़र आएगा, ठीक है। बार बार मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। अब मिसाल के तौर पे आप जो हैं वो यंग बच्चे हैं, आपने अभी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म की है, अब आप ग्रेजुएशन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं कहता हूँ दुनिया का 8वां वंडर, यानी कि कंपाउंडिंग को लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आजकल के दौर में कंपाउंडिंग से भी बड़ा जो एक वंडर मौजूद है वो, और ब्लेसिंग आप कह सकते हो, जो मौजूद है वो है एबिलिटी टू टेक रिस्क। आजकल की दुनिया में जिस बंदे के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो रिस्क ले सकता है, ठीक है, वो खुदा का जितना शुक्र अदा करे कम है। क्योंकि जब आप यंग हैं, आपके पास कोई ख़ास जिम्मेदारियां नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आपकी बीवी नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है, आप माँ बाप से थोड़ा आपको जो टॉकेट मनी मिलती है, आपने ताज़ा ताज़ा कमाना शुरू किया है, आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जो एक 40-50 साल का शख्स नहीं कर सकता। आप हो सकता है कि आप अपनी सारी की सारी सैलरी भी बिटकॉइन में डाल दें। क्या एक शख्स जो कि 50 साल का है वो डाल सकता है? जो उसको बच्चों को भी देना है, उसको फीसें भरनी है, मकान का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, वो नहीं कर सकता। अगर खुदा ना खास्ता पैसे एक महीने के लिए भी नेगेटिव में चलेगा, वो कहाँ से पैसे देगा, ठीक है। तो हर शख्स की जो एज होती है उसके हिसाब से उसकी रिस्क एपेटाइट चेंज होती रहती है, लेकिन जो मेजॉरिटी लोग होते हैं जो कि यंग होते हैं वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, तो मैं जितना रिस्क ले सकता था ना, मतलब मैंने उतना लिया, ठीक है। और मैं आपको भी यही कहूँगा, जब यंग होते हैं ना तो आपके पास फ़ायदा ये है कि आप रिस्क ले सकते हैं। तो आपका जो ये पूरा पिरामिड का सिस्टम है, जो आपकी एलोकेशन होगी वो ऐसी होगी कि हाई रिस्क में, मीडियम रिस्क में और लो रिस्क में। उसमें सबसे ज़्यादा पैसा आपका हाई रिस्क में, बिटकॉइंस में, ऐसी चीज़ों में पड़ा होगा जहाँ पे आपके पास रिस्क लेने की एबिलिटी, क्योंकि आपका अगर छक्का लग गया तो आपकी किस्मत, आपकी नस्लें संवर जाएंगी, ठीक है। लेकिन वही अगर आप स्लो ग्रो करते रहेंगे तो आप बुढ़ापे में जाके कुछ होगा। पॉइंट इज, जब यंग हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर 10 चीज़ें कर रहे हैं उसमें से एक भी लग गई तो आप मारे नहीं आ रहे, ठीक है। इसी तरह जब आप मिसाल के तौर पे शादी कर लेते हैं, ठीक है, आपकी फैमिली स्टार्ट हो गई है, अब आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं, आपको घर का रेंट देना, चीज़ें देना, तो आपकी जो रिस्क एपिटाइट है वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। आप फिर वो हर किस्म का वैसा रिस्क नहीं ले सकते। आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो फिर ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। आप हाई रिस्क अमाउंट डालेंगे लेकिन ज़्यादा अमाउंट आपकी मीडियम रिस्क में होगी और लो रिस्क में और कम होगी, ठीक है ना। अब क्या कि जैसे जैसे आपकी उम्र गिरती जाएगी ना, वैसे वैसे आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी कम होती जाएगी, तो इसी तरह आपकी जो अमाउंट है वो भी ऐसी होती रहेगी। लेकिन ओवरऑल इन सारे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे इंश्योरेंस ज़रूरी है। अब होता क्या है कि मैं आपको पहले समझा दूँ, ये जो आपको मैंने समझाई है सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल मिसाल देता हूँ कि मैंने साल मेहनत की, कुछ किया मैंने, अब मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है।
अब मैं 10 लाख रुपए मेरी मालियत है, मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मुझे उसे इन्वेस्ट करना है या मैं उससे मजीद ग्रो कराना चाहता हूँ, उससे मजीद पैसे कमाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? जो कैपिटल एलोकेशन होगी वो कैसे होगी 10 लाख की? आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अलग किस्म का कैटेगरी भी मैंने बनाई है जिसमें मैंने एक्सट्रीम और 100% का रिस्क डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि एक्सट्रीम का मतलब क्या है मेरा, कि ऐसी चीज़ें जहाँ पे 100% पैसे डूबने का खतरा है। मिसाल के तौर पे आपने, अगर मैं, क्योंकि मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, यंग लोगों की दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो यंग सी हैं, ठीक है ना। तो आप मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपये अगर ओन करते हैं तो उसमें से 1 लाख आप ऐसा अलग रखें जो कि मैं आपको बोलूँगा छक्का मनी, ठीक है, इसको मैं प्ले मनी कहता हूँ, जिसमें 100% डूबने का खतरा है। लेकिन अगर इसमें छक्का लग गया तो आपके मज़े भी होंगे, ठीक है। आपने 2 लाख रुपए रखने हाई रिस्क चीज़ों के अंदर, हाई रिस्क में अंदर, जिसमें 30% तक भी लॉस हो सकता है। फिर आप 3 लाख लगेंगे ऐसी चीज़ों के अंदर जिसमें 5 से 10% तक का लॉस हो सकता है। और 3 लाख रुपए आप ऐसे लगेंगे जहाँ पे लो रिस्क ने, जहाँ पे आपका जो रिस्क है वो मजीद कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप 1 लाख रुपए रखेंगे इंश्योरेंस के लिए। अब ये 10 लाख के पोर्टफोलियो की एलोकेशन मैंने बता दी आपको, ठीक है, आपने कैसे रखना है। अब आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि जो आपने पैसे रखे, ठीक है, हाई रिस्क में, उसमें वॉलेटाइल स्टॉक्स ले लें। मिसाल के तौर पे पीएसओ ले लिया, कोई ऐसा स्टॉक जो कि बार बार 1-2 साल में अगर खुदा ना खास्ता बुरी न्यूज़ आ जाए तो वो गिर जाता है, ठीक है, 20-30% गिर गया, फिर आपको 6 महीने होल्ड करना पड़ गया, फिर दोबारा रिकवर हुआ। तो इस तरीके से हाईली वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट के ऐसे स्टॉक्स जिनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, ठीक है, उनको मैं हाई रिस्क में रखूंगा। फिर इस तरह जो कुछ स्टेबल स्टॉक्स हैं, जैसे कि मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ डीसीआर। डीसीआर ऐसा मजे का स्टॉक है अभी तक कि जंगें भी हुई हैं तो ये हिला नहीं है अपनी जगह से, और इतना बेहतरीन प्रॉफिट कमा के देता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि डीसीआर की फ़ायदा क्या है कि डीसीआर इज़ बेसिकली डॉल्मेन मॉल। डॉल्मेन मॉल जो है कराची का, ये उसका स्टॉक है, ठीक है। तो जब एक स्टॉक प्रॉपर्टी बैक्ड होता है, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं डायरेक्ट डॉल्मेन मॉल खरीद नहीं सकता, तो क्या हुआ, कुछ लोगों के पैसे जमा हुए और वो जाके डॉल्मेन मॉल बन गया। अब जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं, स्टॉक्स बने हुए हैं, जो शेयर्स बने हुए हैं, और वहाँ पे जो डॉल्मेन मॉल पैसे कमाता है वो डायरेक्टली हमारे बैंक में भी आते हैं, और मैं टेक्निकली बाय पेपर उस डॉल्मेन मॉल का मालिक भी हूँ। सही है। इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी, ये रिस्क थोड़ा और मजीद कम हो जाता है। फिर मैं कम से कम लॉस भी, या सबसे कम 1 से 5% जो मैं आपको बोलता हूँ वो उसमें आप ले लें। मिसाल के तौर पे गोल्ड या फिजिकल आपने को प्रॉपर्टी ले ली, प्लाट ले लिया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट होती है, जो जी 5% गिर गया, 10%, या 1 करोड़ का लिया था 90 पे आ गया, 95 पे आ गया, इस तरह, ठीक है ना, ज़्यादा इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती। फिर 1 लाख रुपए आपने ऐसे रखने जो कि इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ों का बेस इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है, उसके बाद फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं समझाता हूँ। अब मैं आपको अंदाज़ा नहीं है आपकी इंश्योरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10 लाख का कैपिटल है, उसमें से आपने कुछ डाल दिया हाई वॉलेटाइल स्टॉक में, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे चीज़ समझने की है कि देखें, जो प्ले मनी है ना, जैसे मैं कहता हूँ 100% डूब भी जाए, बाकी ये कि 9 लाख रुपए में बस पड़ा हुआ है, वो खुद कमाता रहेगा, मजीद आता रहेगा। फिर मैं 1-2 साल में थोड़े बहुत पैसे जमा करके 1 लाख अलग कर लूँगा, जो कि मैं प्ले मनी होगा। एक भी छक्का लग गया तो वो मेरे ख्याल से हो सकता है सारे पोर्टफोलियो से ज़्यादा कमा के देते, ठीक है। अब हाई रिस्क में अगर कोई वोलेटाइल स्टॉक है, मिसाल के तौर पे मैं जी आपको मिसाल देता हूँ, मैंने लकी सीमेंट ले लिया। अब हुआ क्या जी, फैक्ट्री में कोई, या मिसाल दे देते हैं आपको जी, गोप्रो की एग्जांपल ले लें, या कोई भी ऐसी दुनिया में कंपनी ले लें, कंपनियां डूब जाती हैं, ठीक है, ठीक है ना। कोडेक कंपनी थी, डूब गई। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं, हैस्कोल का आपने सुना होगा, डूब गई। मिसाल जितनी भी कंपनी हो, हमेशा रिस्क मौजूद होता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है उसमें, ठीक है, रिस्क रहता है हमेशा। इसी तरह डीसीआर की बिल्डिंग में, डॉल्मेन सिटी कह रहा हूँ, मिसाल जलजला आया, बिल्डिंग गिर गई, ठीक है। फिजिकल गोल्ड या रियल स्टेट की बात करूँ, मैंने प्रॉपर्टी का प्लॉट लेके रखा हुआ था, जो स्कीम मतलब जैसे बहरिया, मतलब वो सोसाइटी भाग गई, ठीक है, मेरी फाइल पे कब्जा हो गया, मेरी जगह ज़मीन पे कब्जा हो गया, मेरे पास जो गोल्ड पड़ा हुआ था वो लुट गया। अब मैंने सारी उम्र जिस जगह पे पैसा जमा किया, गोल्ड में तिजोरी में रखता रहा, 40 साल की उम्र में जाके चोरी हो गई। रिस्क मौजूद है ना कहीं पे भी। सारी जो लिस्ट आपको मैंने दिखा रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं पे हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रिस्क मौजूद है। तो याद रखिएगा, इंश्योरेंस जो होती है ना, वो एक बैकअप होता है। इंश्योरेंस से मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे कोई, मिसाल के तौर पे मैंने 1 लाख रुपए अगर डाला है, साल का मैं 1 लाख दे रहा हूँ, तो मुझे कोई ये 500 करोड़ कमा के देगा। मेरा बस इतना होगा कि यार ये सारे अगर मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो ज़िंदगी मैंने गुजार दी, पैसे जमा कर करके एसेट्स बनाए, सब भी डूब जाते हैं, तब भी मेरे पास एक हौसला होगा, यार मेरे पास एक इंश्योरेंस स्टेट लाइफ की या गवर्नमेंट की इंश्योरेंस मौजूद है जो कि मुझे पैसे दे देगी एंड में। बेशक मैंने 40 लाख जमा कराया, मुझे 30 भी दे दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम मेरे पास कुछ होगा तो सही ना, ठीक है। ये आपका एक रिस्क, मतलब ये समझिए कि अम्ब्रेला होता है, ठीक है। खुदा ना खास्ता बीच में कोई ज़रूरत पड़ जाती है, मामला ख़राब आ जाते हैं, तो मैं इंश्योरेंस से लोन ले सकता हूँ, ठीक है। 1000 चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस लेनी है, प्राइवेट कंपनी होगी नहीं, ठीक है।
और इसके अलावा तो मैं तो आपको एक चीज़ बता के मैं हैरान हो जाऊंगा, जो मेरी इंश्योरेंस है ना, उसके जो रेट ऑफ रिटर्न है वो उन सब इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, पाकिस्तान की जो स्टेट लाइफ है। ठीक है, तो आपको लाजमी लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। ठीक है, आपको मैं लाइफ इंश्योरेंस की वीडियो दिखा दूंगा, मेरे चैनल पे होगी, आप जाके देख लीजिएगा, आपको पता चले इंश्योरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कुछ आइडिया समझ में आ गया होगा कि जो रिस्क है वो आपने लेना है, लेकिन ऐसा नहीं लेना कि आपने सारा पोर्टफोलियो उठा के एक जगह पे डाल दिया। ठीक है, आपने जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ एलोकेशन है उसके 5 से 10% से ज़्यादा प्ले मनी नहीं रखना जिस पे आप खेलोगे। ठीक है, अब इस प्ले मनी से ऐसा मनी जिससे उड़ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसमें मैं फॉरेक्स भी करूंगा, इसमें मैं क्रिप्टो भी करूंगा, इसमें मैं पॉन्जी स्कीम्स में भी पैसा डालूंगा। ठीक है, मैं रिस्की गैम्बल्स भी खेलूंगा। ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूँ, मैंने एक ऐप, मैंने कॉइन में पैसे डाले जी, मैंने उसमें पैसे डाले। ठीक है, और उसमें छक्का लग गया, 100 डॉलर का उठाया था। ठीक है, और वो मिसाल के तौर पे 5 लाख पे चला गया, इमेजिन करें। ठीक है, या यही अगर मेरे पास उस वक्त अक्ल होती है, मेरे पास पैसे होते 2008 के अंदर, और मैंने रिस्की या प्ले मनी के अंदर से कुछ मिसाल के तौर पे अगर $5 भी बिटकॉइन में डाल के छोड़ दिए होते, ठीक है, ऐसे मनी जिसको मैं भूल सकता था, वो आज कितना होता अंदाजा लगाएं आप। ठीक है, वो होता कि नहीं होता $5 लाख के करीब, समझ रहे हैं। तो आपने प्ले मनी में मिसाल के तौर पे जी ट्रेयर में लोगों ने इंतहा का कमाया, तो पॉइंट वाज कि प्ले मनी आपने पहले क्या करना है, आपने एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया, स्टॉक्स ले लिए। जब इतना पैसा आपके पास हो जाए कि आपके पास 2 लाख रुपए इधर पड़े हुए इधर पड़े हुए, जब आपके पास बेसिक अमाउंट ऑफ इनकम हो जाए, या कोई भी जो पोर्टफोलियो है आपका उसका 5 से 10%, उससे ज़्यादा आपने प्ले मनी के लिए नहीं रखना। उसमें भी आपने सारे एक साथ नहीं डालने होते, थोड़े थोड़े डाल के जी $20 डाल दिए, 50 डाल दिए, उसमें देख लिया कुछ छक्का लग गया तो मज़े, नहीं मज़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, मेरा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मौजूद है, मुझे सिर्फ 5-6% से रिस्क लेना है। सही है, ये चीज़ समझने की है। अगर आप ये कैपिटल एलोकेशन और ये मैनेजमेंट नहीं सीखे ना, तो आप भूल जाएं, आप ये सोचे भी ना कभी आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आपके पैसे आते रहेंगे ऑटोमेटिकली वो मूव होते रहेंगे। मिसाल मैं आपको एक दे देता हूँ। ठीक है जी, मैंने फॉरेक्स से मिसाल के तौर पर $400 कमाए इस महीने, मैं उठा के उसे स्टॉक्स में डाल दूंगा, या मैं उसे उठा के जो है वो DCR के स्टॉक्स ले लूंगा, या मैं उससे फिजिकल गोल्ड ले लूंगा। पॉइंट इज कि मैं उसको एक्सट्रीम रिस्क को, जैसे ही कुछ प्रॉफिट आएगा मैं उसको शिफ्ट करता जाऊंगा लेस रिस्की की तरफ। सही है, ताकि जो पैसा मैंने बना लिया मैं उसको सेव करूं। ठीक है ना, वो एक कहावत होती है, कहा जाता है कि नेमत को अपने शुक्र के पिंजरे में कैद कर लो। ठीक है ना, कोई नेमत अल्लाह ने अगर आपको दे दी, कुछ मामला होगा तो उसको सेव करो, अगर आपने सेव नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। समझ गए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अंदर, जो रिस्क मैनेजमेंट का, आपने इस हिसाब से रिस्क लेना है। कभी भी अपने फंड के पूरे पोर्टफोलियो का नहीं फंसा लेना ताकि कल को बैठ के रो रहे हो। आपने जो पैसे या फंड बिल्डअप स्टार्ट करना है वो आपने लो से हाई की तरफ आना है। ठीक है, आपको मैंने ये बता दिया। हाँ, अगर आप यंग हो, सट्टे मारना चाहते हो, तो भी आपने पहले स्टॉक मार्केट के अंदर सीखना है। उसके बाद जो पैसा थोड़ा बहुत बच जाता है जिससे आप खेलना चाहते हो, तो आप उसको ज़रूर प्ले मनी के तौर पे खेलो जिसमें आप 100% लूज होने का चांस हो। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपने पहले अपना बेसिक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है। सही है, सो दैट्स ऑल, दिस इज उमैर साइनिंग ऑफ। ठीक है, होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड होपफुली वी विल अर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर। सो अल्लाह हाफिज़।